बच्चों अब मैं ये जो इस जल प्रलय में है, इस जल प्रलय पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाढ़ की खबर सुनकर यानी कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग इस प्रकार की तैयारी कर ले रहे हैं। अब आपका यहाँ पर जो आंसर बनता है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने घर से जरूरत का सामान लेकर किसी ऊंचे स्थान पर जाकर बैठने लगे, जैसे आलू, दिया सलाई, मोमबत्ती, रंगीन कोई पुस्तकें, केरोसिन, मिट्टी का तेल और कंपोज की गोलियां। ये सब ऐसा सामान, जरूरत का जो सामान था, जल की बोतल वगैरह लेकर के ऊंचे स्थान पर, किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए, ताकि जब तक बाढ़ का पानी रहे तब तक हम इन चीजों से अपना गुजारा कर सके। क्योंकि बाढ़ के समय व्यक्ति नीचे नहीं आएगा, पानी में नहीं आएगा, उनका सब सामान पानी में डूब जाएगा, तो उनको 1-2 दिन भी बड़ी भयंकर स्थिति से गुजारने पड़ते हैं। तो इस प्रकार लेखक अपना कुछ जरूरी सामान लेकर किसी ऊंचे स्थान पर या घर की छतों के ऊपर बैठ गए। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक पहले भी कई बार बाढ़ को देख चुका, क्योंकि उसने बाढ़ का जो दुख है वो भोगा है। उसने कई बार बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की है, और यह नगर जो कि उसका अपना नगर था, लेखक का जो नगर था ये अपना नगर था, और किस प्रकार पानी घुसा, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, इस बारे में लेखक जानना चाहता था और जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। जानकर यह देखना चाहता था, इसलिए लेखक को नगर में घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी कि पानी कैसे आता है। उसने रिक्शा वाले को भी यही कहा, चलो पानी कैसे आया, कहाँ से आया, किस प्रकार आया, मुझे ये सब कुछ देखना है। इसी बात को लेकर के लेखक को बाढ़ की जो विभीषिका थी उसको देखने की उत्सुकता थी। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी। तीसरा प्रश्न, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया? पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? पानी कहाँ तक आ गया। जैसे ही पटना में बाढ़ आती है तो सब लोग पानी को देखने
लाल से है तो उसे मृत्यु का मोह बिल्कुल सताता है कि न जाने कब आ जाए। इसका हर खेल में गहन आकर्षण था। मृत्यु का तरल दूत इसे कहा गया है। यहाँ पर है गया है और क्यों। यहाँ पर कभी एक प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। बाढ़ से वो तेजी से बहते हुए पानी को जो गेरुए रंग का झाग अपने मुंह में लेकर के बहुत तेजी से शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। यह अपने साथ न जाने वो कितने पशु पक्षी पेड़ पौधे जनमानस को डुबाता हुआ चला आ रहा है। इसके आने का किसी को पता भी नहीं। और यहाँ पर बताया कि उसने न जाने कितने घरों को बेघर कर दिया और कितने प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुला दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। यही कारण है कि लेखक ने बाढ़ के तेजी से बहते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। अगला प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए कोई सुझाव दीजिए। देखिए, जब कोई आपदा आती है तो हर व्यक्ति उस आपदा से बचने के कुछ उपाय सोचता है। चाहे वो जो अनपढ़ होता है वो भी इस बारे में कभी ना कभी एक दो पॉइंट अपनी राय दे देता है। सबसे पहले जब ये पता है कि अभी बाढ़ का मौसम बना हुआ है, बरसात का मौसम है, तो नदी नालों की अच्छी सफाई करवा देनी चाहिए। नदी नालों के अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसे निकलवा देना चाहिए। जो नालियाँ हैं नालियों की सफाई करवा देनी चाहिए। सरकार को संभावित खतरों या आपदाओं से निपटने के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने चाहिए जो समय पर तैयार रहें। उन सभी साधनों को सदा तैयार रखना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के समय जो वो काम में लाए जा सके। सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं उनमें तालमेल बना करके रखें ताकि आपदा के समय सब एक जगह इकट्ठे हो जाए। स्वयंसेवी संगठनों को भी बिना किसी मतभेद के आपदा में सबका साथ देना चाहिए। सरकार द्वारा समय समय पर स्वयंसेवी संगठनों को पुरस्कृत भी करना चाहिए, क्योंकि जो संगठन या सरकार के कुछ इस प्रकार के एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ भी होते हैं, कि जब कोई काम अच्छा करता है तो सरकार को चाहिए कि समय समय पर उनको पुरस्कार दे, प्रोत्साहित करें। इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अधिक से अधिक काम करने की भावना होती है और जो वह काम करता है वह उसे अपना समझकर क्या एक पूज्य समझ करके काम करता है कि कर्म ही पूजा है। जैसे लिखा भी गया है गीता में कि कर्म ही पूजा है। कर्म करते रहें तो कर्म करने से व्यक्ति का मन भी प्रफुल्लित होता है और उसे आत्मविश्वास के साथ उस काम को आगे भी कर देता है। जो बाढ़ वगैरह आने से बहुत सारे ऐसे चीजें जैसे पेड़ पौधे रास्ते में गिर जाते हैं उनको भी थोड़ा साइड में लगवा देना चाहिए ताकि बाढ़ का जो पानी है वो आसानी से बह जाए और पानी की हर तरफ से बचाव करना चाहिए। अब आगे है आपका यही, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट करके देखने नहीं आए। अब पूछो, यानी कि ये पटना की भाषा है। उन्होंने कहा था जब पटना में गांव में बाढ़ आई थी तो पटना के जो शहरी लोग थे वो देखने नहीं आए थे और ना ही उन्होंने ये पूछा था कि आप कैसे हो। और जब पटना डूब गया तो वही लोग उन पर कटाक्ष कर रहे थे कि अब बताओ अब आपको कैसा लग रहा है, पूछो। तो इस कथन के माध्यम से लेखक ने जनसाधारण में बैठी हुई एक ईर्ष्या जलन नफरत की ओर संकेत किया है। गांव और शहर में भेद सदा ही बना रहता है क्योंकि शहरी लोग गांव वालों को गांववासी ग्रामीण कह करके पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये भेद है इस भेद को मिटाना जरूरी है। नगर और गांव के लोगों में मन में आपसी कटुता घर कर जाती है। इस कटुता के कारण ही गांव के व्यक्ति के इस कथन से अभिव्यक्ति हुई है। ग्रामीण चाहता है कि पटना वासियों का भी ग्रामीणों की भांति नुकसान हो। जैसे ग्रामीणों का नुकसान हुआ था ऐसे पटना के लोगों का भी नुकसान हो, क्योंकि जब उनका हो रहा था शहरी लोगों ने आकर के नहीं देखा था और तब उन्होंने उन पर कटाक्ष किया कि अब पटना में जो बाढ़ आई है अब इन्हें पता चलेगा कि गांववासी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको कितने कष्ट
बंद हो गया, चारों तरफ दुकानें सब कुछ बह गई, कुछ बंद हो गई, कुछ लोग अपना जरूरत का सामान लेकर कुछ स्थानों पर चले गए। तो यहाँ पर कहा कि एक पान वाला, एक नुक्कड़ के ऊपर पान वाले की दुकान थी, उस दुकान के ऊपर एक ट्रांजिस्टर यानी कि एक रेडियो लगा हुआ था, और लोग जब बाढ़ के पानी को देखने निकल रहे थे तो वहाँ पर खड़े होकर के खबरें सुनते थे कि पानी कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या हुआ, क्या, हर उनकी उत्सुकता बनी हुई थी। तो जैसे जैसे वहाँ पर वो रेडियो से खबरें सुन रहे थे तो साथ साथ में पान भी खाए जा रहे थे। तो इसीलिए कहा गया है कि खरीद, सारे शहर की खरीद बिक्री बंद हो गई, न कोई खरीदने वाला न कोई बेचने वाला, लेकिन पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहाँ पर लोगों का पान खाना उनकी इच्छा पर होना स्वाभाविक भी था। ये जितने प्रश्न अभी आपको 7 प्रश्न मैंने दोहराए हैं, इसलिए यह बात से दूसरे आप जो 7 प्रश्न हैं इसमें मैंने बताए हैं वो आपको कंप्लीट याद करके और लिख करके लाने हैं।